हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजन एंड आज हम देखते हैं हमारा चैप्टर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉवर्टी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि हम दो तरीके से पॉवर्टी को देखते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट का तो मतलब हो गया कि किसी के पास इतनी कम इनकम है कि वो अपनी बेसिक चीज़ें भी नहीं खरीद सकता, रोटी कपड़ा मकान, यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में उसके पास पैसा है ही नहीं बिल्कुल कि वो अपनी बेसिक चीज़ें खरीद पाए। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि वो ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज़ें नहीं खरीद पा रहा, पर जो उसके आसपास के लोग हैं जितना वो कमा रहे हैं वो उतना नहीं कमा पा रहा जो उसकी सोसाइटी के लोग खर्च कर रहे हैं या अपना स्टैंडर्ड अपना बिता रहे हैं, जो वो लोग सामान खरीद रहे हैं। यानी वो गरीब तो नहीं है, पर अपने पड़ोसियों के मुकाबले या अपने आसपास के लोगों के कंपैरिजन में हम उसको गरीब कह रहे हैं। वैसे तो वो बेसिक चीज़ें अपनी खरीद पा रहा है। ये हो गया रिलेटिव पॉवर्टी, यानी इन कंपैरिजन वो गरीब है, और एब्सोल्यूट मतलब सचमुच ही वो गरीब है, कुछ खरीद नहीं पा रहा बेसिक चीज़ें। अब इसके अंदर तो क्या है, एक हमने पॉवर्टी लाइन की लिमिट फिक्स कर रखी है, भाई इससे भी कम रुपए वो कमा पा रहा है तो उसको हम गरीब मानेंगे। और रिलेटिव का तो मतलब तो अगर हम बहुत किसी अमीर इलाके में हैं तो वहाँ लाख भी कमा रहे हैं वो भी गरीब कहलाएगा, और किसी मीडियम इलाके में है वहाँ जो 10-20 हज़ार कमा रहा है वो इन कंपैरिजन वो गरीब कहलाएगा। तो ये जो है ये एक के कोई ऐसे फिक्स नहीं कर सकते भाई 10,000 रुपये महीना है या 50,000 रुपये महीना है। ये हमेशा सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है, आसपास के लोग कितना कमा रहे हैं, और उतना ये बंदा अगर नहीं कमा रहा तो वो रिलेटिव पॉवर्टी है। इसमें तो एक फिक्स इनकम है, मान लो 1,000 रुपये, तो एक हमने फिक्स कर दी भाई एक मिनिमम इनकम है, इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है। इसमें चेंज होता रहता है, ये वैल्यू फिक्स रहती है और ये वैल्यू चेंज होती रहती है जैसे जैसे हमारे आस पड़ोस के लोगों की कमाई और स्टैंडर्ड बदल रहा है, ये रिलेटिव पॉवर्टी भी फिर चेंज होती रहती है। ये होती है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, थोड़े गरीब देश जो हो गए कि भाई वहाँ पे वो मान लो जैसे मैंने 1,000 रुपये एग्जाम्पल बताया कि 1,000 रुपये इनकम भी नहीं कमा पा रहे, और ये तो हर देश में होगी, अमीर से अमीर देश में भी होगी। भाई सब तो करोड़ों कमा रहे हैं और एक बंदा सिर्फ लाख कमा रहा है तो फिर वो गरीब कहलाया। यानी ये तो अमीर से अमीर देशों में भी होगी क्योंकि हर जगह इनकम इनइक्वालिटी तो होगी। तो ये वैसे कोई खतरनाक बात नहीं है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है कि बंदा बेसिक चीज़ें भी खरीद नहीं पा रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2, हम पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, पर हम अपने सिलेबस वाले देखेंगे कि अगर बंदा 2400 कैलोरीज का खाना नहीं खा पा रहा गांव में, ये बात ध्यान रखनी है, रूरल पर्सन, या शहर में होके 2100 कैलोरीज। अब देखो गांव में रिक्वायरमेंट कैलोरीज की ज़्यादा है, फिजिकल काम वहाँ ज़्यादा करना होता है, तो हमने इसलिए गांव की लिमिट रूरल एरियाज़ की 2400 कैलोरीज रखी है, और अर्बन में फिजिकल लेबर वाला काम कम है इसलिए थोड़ी कैलोरीज कम रखी हैं 2100। तो जो इससे कम खाना खा पा रहा है वो गरीब है, और इसके हिसाब से हमने जो एक रुपए में कैलकुलेशन करी कि कितने रुपए पड़ता है, तो वो आ रहा है 816 रुपये। रूरल एरियाज में अगर 816 रुपये कोई कमा रहा है एक महीने में पर मंथ, उससे तो इतने कमा पा रहा है अगर वो बंदा, या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और उससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है। और शहर में चीज़ें थोड़ी महंगी हैं तो हमने लिमिट रखी हुई है 1,000 रुपीज़ पर पर्सन। ये है हमारा मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी एक महीने का खर्चा। हमने एक अंदाज़ा मान लिया गरीबी की लाइन कि वो डिसाइड कर पाएँ कि वो गरीब है या नहीं। आगे देखते हैं, ये वैल्यूज़ देखो ध्यान रखनी पड़ेंगी, कैलोरीज वाली भी। कैलोरी वाली रूरल में ज़्यादा है क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और मॉनेटरी वैल्यू 1000 वो शहर में ज़्यादा है क्योंकि शहर में चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं गांव के कंपैरिजन में। अगला, अब किस किस टाइप के पुअर होते हैं तो हमने उसकी भी कैटेगरी बना रखी है, तो वो देखते हैं। इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये पॉवर्टी लाइन है जैसे हमने बनाया था, वो भी 1,000 रुपये वाली लाइन, ठीक है। अब इससे नीचे ये देखो, ऑलवेज पुअर का मतलब है वो हमेशा इससे नीचे ही रहेंगे, यानी वो कभी भी इस बेसिक लाइन को
तक पहुंच नहीं पाते, तो इन्हें बोलेंगे हम ऑलवेज पुअर, जो हमेशा ही गरीबी की जो लाइन लिमिट है उससे नीचे है। यूजुअली पुअर, यूजुअली का मतलब है देखो 90% टाइम्स, ये देखो इधर 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 ये लोग गरीबी की लाइन से नीचे रहेंगे। कभी कभी 1-8%, 5% कभी गरीबी की लाइन से ऊपर जाएंगे, बाकी मेजॉरिटी टाइम ये लोग गरीबी की लाइन के नीचे रहते हैं। ऑलवेज पुअर फिर लिख सकते हो हमेशा गरीबी की लाइन से नीचे, यूजुअली पुअर मेजॉरिटी टाइम गरीबी की लाइन से नीचे, सिर्फ कभी कभी ऊपर उठ पाते हैं, साल में मान लो 1-2 महीने हो गए कुछ टाइम बस। इन दोनों को ज्वाइन करके बोला जाता है क्रोनिक पुअर। ये होगी हमारी पहली कैटेगरी क्रोनिक पुअर, यानी जो हमेशा ही गरीब की लाइन के नीचे रहते हैं या सिर्फ कभी कभी 1-8 बार ऊपर उठ पाते हैं कुछ टाइम के लिए, बाकी मेजॉरिटी टाइम गरीबी की लाइन के नीचे। अब देखते हैं हम तीसरा डायग्राम, चर्निंग पुअर, यानी ये लोग लगभग देखो बराबर है, जितना टाइम ऊपर रहते हैं उतना टाइम गरीबी की लाइन से नीचे रहते हैं। चर्निंग पुअर, मान लो एक सिंपल एग्जांपल करने के लिए कि 6 महीने साल में ऊपर रहेंगे, 6 महीने नीचे रहेंगे गरीबी की लाइन से। ओकेजनली पुअर, यानी ज्यादातर महीने तो गरीबी की लाइन से देखो ऊपर है, 1-2 महीने कभी कभी नीचे आ गए तो आ गए, ये हो गए ओकेजनली पुअर, यानी साल में मान लो 1-2 महीने गरीब हुए तो हुए, वरना कमा लेते हैं ठीक ठाक ये लोग। चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर, इन दोनों को जोड़ दो तो बन जाता है ट्रांजिएंट पुअर। अगला नेवर पुअर, ये तो नाम से ही लग रहा है हमेशा ही गरीबी की लाइन से ऊपर ही रहेंगे ये लोग पूरा साल। तो ये देखो क्रोनिक पुअर, ये पहली 2 कैटेगरीज हो गई, और उसके बाद ये हो गई चर्निंग और ओकेजनली की ट्रांजिएंट पुअर, और नेवर पुअर तो नाम से ही लग रहा है नॉन पुअर, कभी भी गरीबी की लाइन से नीचे नहीं आते। तो 3 टाइप हो गए, फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। इनके 2-2 पार्ट्स हैं, और इसमें नेवर पुअर तो है, नॉन पुअर ही हो गया, कभी गरीबी की लाइन के नीचे ये लोग नहीं गए। आगे देखते हैं। तो पावर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है, जैसे अभी हमने पिछले डायग्राम्स में देखा था, जो पुअर और नॉन पुअर में डिफरेंशिएट करती है। तो ये वैसे सिंपल एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, पुअर, पुअर, वेरी पुअर, नॉन पुअर में ये सब आ गए। जो इस लाइन से नीचे हैं वो पुअर, और जो उसके ये पावर्टी लाइन एक अलग ही 1 मार्क का टाइप पूछा जा सकता है, जो इसके ऊपर हैं वो लोग नॉन पुअर। और कैटेगरीज पूछें तो फिर यही 3 लिखनी है जो अभी इस वक्त सामने है हमारे, क्रोनिक, ट्रांजिएंट और ये नॉन पुअर। आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, बड़ी बेसिक बात है, छोटी क्लासों में भी तुम्हें ध्यान होगा, करते हैं ये तो छोटी क्लासों का टॉपिक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी किसी के पास तो बहुत पैसा जमीनें हैं, किसी के पास नहीं है, तो और जिसके पास नहीं है, छोटी जमीनें हैं या उनके पास स्किल्स नहीं है, लैंड होल्डिंग्स आर टू स्मॉल कईयों के पास, तो फिर वो लोग ज़्यादा कमा नहीं पाते, गरीबी में ही रहते हैं। और जो एक पिछले चैप्टरों में हमने देखा था कि कुछ स्टेट्स सोच रही थी हम लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनसे लेके उन्हें देंगे जिनके पास कम है, वो पॉलिसी भी ढंग से इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, जिससे गरीबी हमारे देश में ख़त्म नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके पास ज़मीनें ही नहीं है जिस पे वो ढंग से काम कर सकें, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाई ढंग से ज़मीनों की। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और ज़मीन जो थोड़ी बहुत है वो बढ़ती जाती है, पहले एक के पास थी, फिर 2 बच्चे हुए, आधी आधी हो गई, फिर उनके आगे 2 बच्चे हुए, 1/4 हो गई। तो ज़रा ज़रा सी ज़मीनों पे ना ढंग से कोई खेती होगी, खेती ढंग से नहीं होगी तो पैसे भी वो लोग नहीं कमा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कहीं और मिलता नहीं है, पर पर्सन ज़मीन कम होती जाती है, और कम ज़मीन होगी तो ढंग से खेती नहीं हो पाएगी, और वो नहीं होगी तो फिर पैसे भी वो अच्छे नहीं कमा पाएंगे। ऊपर से मॉनसून का भी चक्कर रहता है, यहाँ पे बारिशों पे डिपेंडेंट हैं लोग, किसान जो हैं वो लिमिटेड ज़मीन से इतना नहीं कमा पाते वो लोग। गरीबी का दूसरा कारण पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़मीनें कम होती जा रही हैं। तीसरा, लैक ऑफ नॉलेज स्किल्स, देखो नाम से ये तो लग रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे देश के लोग हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके पास ज़्यादा कोई नॉलेज स्किल्स नहीं है,
कि ये जो अच्छे काम कर पाएं और गरीबी से बाहर निकल पाएं, तो ये कमी रहेगी। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे यहाँ क्या है, जो काफ़ी अर्बन पुअर यानी शहरों में जो गरीब लोग रह रहे हैं वो लोग हैं जो गांव से माइग्रेट करके शहरों में आए थे नौकरी की तलाश में, और यहाँ काम उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि उनमें उतनी, फिर वही जैसे ऊपर भी बात पड़ी थी, नॉलेज नहीं है। और जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गरीबी भी फिर बढ़ेगी। पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है। फिफ्थ, इनडेप्टनेस यानी कर्जा लेना, क्योंकि वो ढंग से नहीं कमा पा रहे, नौकरियां नहीं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। अब गांव वगैरह में बैंकिंग से तो नहीं, वो अपने इधर उधर के जमींदार लोग या और जो वहाँ के अमीर लोग हैं उनसे हाई रेट ले लेते हैं, और वो इंटरेस्ट भरने में सारा पैसा निकल जाता है और कर्जा चढ़ जाता है, और वो गरीब के गरीब ही रहते हैं क्योंकि हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स उन्हें और भी गरीब बना देती है। सिक्स्थ, इन्फ्लेशन यानी चीज़ों का अगर प्राइस राइज बहुत ज़्यादा होगा, खासकर फूड ग्रेन्स जो हैं या जो असेंशियल चीज़ें अगर वो महंगी होती जाएंगी तो बंदे का पैसा सारा वेस्ट होता जाएगा और वो गरीबी में ही फंसा रहेगा। सेवंथ, एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेजों ने जो पुराने टाइम में चैप्टरों में हमने पढ़ा है, हमारी एक्सप्लॉयटेशन करी, हमारे सारे नेचुरल रिसोर्स उन्होंने ख़राब कर दिए, इंडस्ट्रियां हमारी कई बंद करवा दी थी, और हमारा मेजॉरिटी फूड ग्रेन की उन्होंने एक्सपोर्ट करने की आदत पड़वा दी थी हमें। तुम्हें ध्यान होगा कैश क्रॉप्स की तरफ हमारा फोकस बढ़ा दिया था उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश को अभी तक उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने जो करा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हमारा साइड डिटेल में तो दोबारा नहीं जा रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, हमें बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है हमारी गरीबी से, जो आज तक हम लोग गरीब हो रखे हैं, हमारे देश में गरीबी हाई है। तो ये वही बातें लिख रखी हैं एक्सपोर्ट्स का, उन्होंने अपने ही फ़ायदा के लिए सारी ऐसी पॉलिसीज़ और सारे इंडिया में सिस्टम बनाए कि बस अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा हो। तो वो भी एक कारण है जो हम अभी तक पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पा रहे। तो देखो फर्स्ट वर्ड्स मैंने लेके थोड़ा शॉर्टकट बना दिया, यूपी बिकी, पॉवर्टी से यूपी बिकी। तो ये पहले वर्ड हो गए, यू हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट भी ले सकते हो, पी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बी ब्रिटिशर्स ने जो काम खराब किया, आई इंडेटनेस कर्जा ले रखा है, के नॉलेज नहीं है, आई इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। तो ये शॉर्टकट के पॉइंट्स याद रख सकते हो। अगला फिफ्थ, क्या पॉलिसीज या प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट्स के पॉवर्टी एलिवेशन यानी पॉवर्टी हटाने के लिए, या इसे बोलते हैं सरकार की 3 डायमेंशनल अप्रोच गरीबी हटाने की, यानी 3 तरफ से हम गरीबी पे 3 अलग अलग नज़रिए वो समझते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। तो इस अप्रोच का या इस नज़रिए का क्या है, इसका मतलब कि देश में कैसे भी करके जीडीपी बढ़ाओ, देश में ग्रोथ हो, और जब देश में ग्रोथ होगी तो हर सेक्शन की ग्रोथ होगी। मान लो ऊपर बिजनेसमैन अगर अच्छा कमाएंगे तो सैलरियाँ अच्छा देंगे, सैलरियाँ अच्छा देंगे तो नीचे वाले अपने और नीचे वालों को अच्छा पैसा देंगे। तो क्योंकि सब आपस में छोटे बड़े बिजनेस कनेक्टेड हैं, तो बड़ी से बड़ी कंपनी का मान लो रॉ मटेरियल एक मीडियम कंपनी से आ रहा है, मीडियम का स्मॉल कंपनी से आ रहा है, स्मॉल कंपनी का सामान किसी छोटे गांव के लोगों के प्रोडक्ट से आ रहा है, तो सब कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए सरकार ने सोचा हम इंडस्ट्रियों को डेवलप करें और एग्रीकल्चर के लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाला काम करें, यानी ये 2 मेन एरियाज अगर सुधर गए तो अपने आप सब तक पैसा पहुंच ही जाएगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों से इन्वॉल्व हैं। इंडस्ट्रियाँ अच्छी, जैसे मैंने बताया पहले भी, कंपनियां अच्छा कमाएंगी, सैलरियाँ अच्छा देंगी, तो सारे उससे कनेक्टेड छोटी बड़ी सब कंपनियों का भला, ऐसी ग्रीन रेवोल्यूशन से सारे किसानों का भला, सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो एक ये नज़रिया था कि कैसे भी करके देश में इंडस्ट्रियों को डेवलप करो और एग्रीकल्चर को डेवलप करो, तो सारे लोग डेवलप यानी गरीबी से बाहर आ जाएंगे। तो इसका नाम है ग्रोथ लाओ देश के अंदर, एक अप्रोच पहली। दूसरी अप्रोच क्या है, सरकार ने खुद कुछ अपने प्रोग्राम्स बनाए। पॉलिसी मेकर स्टार्टेड थिंकिंग दैट
incomes and employment for the poor could be raised by creation of additional assets। यानी कि सरकार ने खुद कुछ स्टेप्स लिए, कुछ एसेट हम बनाएं। जैसे मान लो अब सरकार अगर एक डैम बनाती है या ब्रिज बनाती है, हाईवे बनाती है, कुछ भी इस टाइप का काम करती है, कोई एसेट बनाती है, तो उससे देखो डबल फायदा है। देश में एसेट तो बना ही बना, और इस डैम को बनाने में मान लो 2 साल लगे, 3 साल लगे, और हजारों लोगों की नौकरियां जनरेट हो गई, तो उससे भी गरीबी को फर्क पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा एसेट्स पे और क्रिएशन पे खर्च करेगी, नौकरियां उतनी ज़्यादा जनरेट होंगी और गरीबी खत्म होगी। तो ये अगर याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई खास बात भी नहीं है। ये सेकेंड अप्रोच हमने 3rd 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करी थी, और इसके अंदर हमने एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी रखा था। काम करो, गवर्नमेंट के लिए काम करो, जैसे बताया डैम का काम है या रोड का काम है, बदले में खाना भी गवर्नमेंट देगी, कुछ पैसा और कुछ खाना। अब इसी प्रोग्राम के अंदर जो है 2 कैटेगरीज हैं। पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपना काम खोलो और खुद काम करो, अपनी गरीबी को मिटाओ, सरकार कुछ हेल्प करेगी। सेकंड वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट के यहाँ जॉब कर लो, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे, और गवर्नमेंट हमें पैसा या खाना देगी। तो पहले हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम अपना काम कैसे बढ़ाएं। इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या पॉलिसियां बनाई। तो पहली पॉलिसी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नाम से ही लग रहा है देखो रूरल, इस वर्ड को ध्यान देना है, इसी को मैंने इसलिए बोल्ड यहाँ कर दिया। फॉर रूरल, गांव के एरिया या छोटे शहर, यहाँ पे सरकार से हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है यहाँ पे कि बैंकों से हमें लोन दिलवा देगी और हम कोई अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को बढ़ावा दिया कि आम बंदे को छोटे शहरों के लोन मिले इस स्कीम के अंदर, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ताकि वो अपना कोई काम स्मॉल इंडस्ट्री खोल सके। तो पहली स्कीम गवर्नमेंट की। दूसरी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब ये किसके लिए है, क्योंकि यहाँ कोई वर्ड नहीं लिखा प्राइम मिनिस्टर रोजगार, यानी कोई ये नहीं लिखा गांव की है शहर की है, तो ये दोनों के लिए, रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों के लिए ये स्कीम है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लो इनकम फैमिलीज से, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, जहां हम कोई काम कर सकें, कोई एंटरप्राइज हम अपना सेट कर लें, कोई छोटी दुकान है, छोटा बिजनेस है, कुछ सेट कर लें और हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प, लोन वगैरह यहाँ से मिल जाएगा इस स्कीम के अंदर। तीसरी स्कीम है स्वर्ण जयंती शहरी, ये देखो ये वर्ड ध्यान देना है, शहर, शहरी रोजगार योजना। शहर यानी हमारे अर्बन एरियाज, ये स्कीम निकाली है अर्बन एरियाज के लिए, ताकि वहां पे हम कोई काम कर सकें। फॉर सेटिंग अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज, मान लो मुझे शहर में कोई काम खोलना है और पैसा मेरे पास कम पड़ रहा है, तो मैं इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता हूं और गवर्नमेंट से कुछ मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। तो फिर बता दूं, पहला हो गया गांव में मुझे कोई बिजनेस सेटअप करना है, उसकी हेल्प। प्राइम मिनिस्टर योजना के अंदर दोनों के लिए है, रूरल एंड अर्बन। और ये शहरी रोजगार, शहर वर्ड से याद रखना है, ये अर्बन एरियाज में मुझे कोई सेटअप लगाना है तो उसके लिए मुझे सरकार से हेल्प मिल जाएगी। फोर्थ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब देखो ये स्कीम में क्या है, ये थोड़ी अलग टाइप की स्कीम है। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें एनकरेज करती है कि अपने ग्रुप्स बना लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG बोलते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब मान लो हम कुछ जने इकट्ठे हो गए और हमने सबने 1-1 लाख रुपए उस एक गुल्लक में डाले, ऐसे सिंपल करके समझा देता हूँ। कुछ पैसा हमने बचाया 1-1 लाख रुपए और उसमें डाले, मान लो हम 50 लोग थे या 10 लोग, 20 लोग, जितने भी थे, और हमारे पास 20-30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और हमने वो हम में से किसी एक जने को, 2 जनों को जिनके पास अच्छे बिजनेस प्लान्स थे, उनको वो पैसा लोन दिया और उस पैसे से अच्छा बिजनेस करा, पैसा ग्रो हुआ और हमें सबको कुछ इंटरेस्ट भी मिल गया और पैसे भी फिर हमें वापस एक दिन मिल गए और उसका बिजनेस भी सेटअप हो गया। तो एक टाइप से आपस में ग्रुप बनाओ और मदद करो। पर ये स्टार्टिंग में तो ठीक था, बाद में पैसा फिर, क्योंकि सब लोग कहाँ से लाएं इतने पैसा, तो पैसा कम पड़ गया। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वालों को अपनी तरफ से भी पैसा प्रोवाइड
करवाया बैंकों के थ्रू। लेटर थ्रू बैंक्स गवर्नमेंट प्रोवाइड पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस। गवर्नमेंट ने बैंकों को कहा थोड़ा पैसा तुम भी डाल दो इस गुल्लक में, ताकि इन लोगों का जो ग्रुप है उसमें पैसे ज़्यादा आएँ और अच्छे अमाउंट लोगों को, जो भी इसमें से लग रहा है कि अच्छा कोई बिजनेस कर सकते हैं, नौकरियां जनरेट कर सकते हैं, उसको लोन मिल जाए। तो ये भी एक इसमें बस डिफरेंट बात ये थी कि ये स्टार्ट जब हुआ था तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैटेगरी में स्टार्ट हुआ था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इसका अब हमने चेंज कर दिया स्ट्रक्चर, नाम रख दिया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। रूरल वर्ड यानी ये थोड़ा ये वाली कैटेगरी गांव के लिए हो गई, और इसी से मिलता जुलता हमने शहर के लिए भी रखा है नेशनल अर्बन। अर्बन मतलब हो गया हमारे शहर का एरिया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये हमने अर्बन गरीबों के लिए रखा है। और देखते हैं जो ए कैटेगरी थी, अभी तक तो हमने ए कैटेगरी करी है। ए कैटेगरी में क्या था, अपना बिजनेस करना है। और बी कैटेगरी में क्या है, हमें गवर्नमेंट के पास जाके कोई जॉब मिलेगी या काम मिलेगा, ये फर्क है। वो सारे के सारे ए कैटेगरी वाले लिख भी सकते हो। ए कैटेगरी वालों में सब में हमें खुद बिजनेस करना था, सरकार बस हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके अंदर डायरेक्ट सरकार के पास ही हमें काम मिल जाएगा। तो क्या है इसकी स्कीम देखते हैं। पहली, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं। तो 2005 में ये कानून पास हुआ था, 2006 से ये स्टार्ट हो गया था। इसके अंदर क्या था, अनएम्प्लॉयड बंदे को गारंटीड कुछ पैसा मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी थी सरकार की एवरी रूरल हाउस होल्ड को। उसका जो एडल्ट बंदा है जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करेगा और कम से कम 100 दिन के उसको हम पैसे देंगे ही देंगे। यानी कहीं काम ना मिले तो इस मनरेगा कानून के अंदर उसको 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा और उसको पैसे भी मिलेंगे। ऑल Those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report to work in areas। जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम है वहाँ हमने उन्हें कहा आ जाओ और हम मिनिमम 100 दिन का तो तुम्हें काम देंगे ही देंगे। तो कई लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिल जाती है और वो पैसा मिल जाता है। अगला, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये भी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था पर अब ये मनरेगा के अंदर ही ऐड हो गया। तो यहाँ क्या था, जितने भी गरीब लोग हैं जो मैनुअल अनस्किल्ड काम करना चाहते हैं, रेडी हैं, उनको काम मिलेगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सरकार की स्कीम थी, जहां सारी स्टेट्स को फ्री में फूड ग्रेन्स मिलते थे और स्टेट उनको कुछ ना कुछ काम देती थी और वो बदले में उन लोगों को कुछ ना कुछ खाना भी, ये जैसे आटा दाल चावल ये सब प्रोवाइड कर देती थी। क्योंकि कई बार हो सकता है पैसा जो मिला है वो सफिशिएंट ना हो उनके लिए कि वो जिंदा रह सकें, तो गवर्नमेंट ने सोचा इनको खाना ही प्रोवाइड करवा देते हैं कि कम से कम जिंदा तो रह सकते हैं सब लोग, खाना अगर मिल जाता है तो थर्ड अप्रोच देखो, जैसे मैंने पहले बताया था 3D या 3 डायमेंशनल अप्रोच है, तो अभी हम इसका थर्ड नजरिया देखेंगे गवर्नमेंट का। क्या है कि हम गरीबों को बेसिक जो चीजें हैं वो खुद ही प्रोवाइड करवा दें। तो कैसे होगा, ये लिख रखा प्रोवाइड मिनिमम बेसिक अमेनिटीज। उसके अंदर क्या क्या आ गया, कैसे होगा, मैं अभी नीचे यहाँ पढ़ा देता हूँ। पहले ये जरा कवर कर दूँ पैराग्राफ। फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज रेट पे सस्ते, एजुकेशन, पानी, ये सब बेसिक चीज़ें। और सिंपल टॉपिक है, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं कि गरीबों को हम सप्लीमेंट कर दें, कुछ उनको सामान हम अपनी तरफ से दे दें, उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाए, हेल्थ, एजुकेशन। अब देखो क्या क्या, पब्लिक कैसे फ्री होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू गरीबों को बहुत सस्ते रेटों पे कुछ चीज़ें तो फ्री भी मिल जाती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, बच्चों के लिए मिड डे खाना वाना प्रोवाइड करवा देती है गवर्नमेंट उनको। तो ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देती है ताकि गरीब के पास चाहे पैसा ना भी आए पर कम से कम बेसिक चीज़ें तो उसको मिल जाएं। अच्छा, और छोटी छोटी कुछ स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम, इतने ऐसे नाम वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, एक आध भी सैंपल एग्जाम्पल याद रख सकते हो। आवास योजना, यानी जहाँ पे उनको बेसिक घर की फैसिलिटी सस्ते रेटों पे मिल जाती है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम,
ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, जहाँ पे मेन बात है इसमें क्या ध्यान रखनी है, एल्डरली पीपल जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, या पुअर वुमेन, विडोज, ये इस कैटेगरी के लिए इनको एक टाइप से कुछ अमाउंट पेंशन की फॉर्म में मिल जाता है ताकि वो जिंदा रह सकें, सस्टेन देमसेल्फ। एक बेसिक अमाउंट सरकार की तरफ से सबको फ्री में पैसा मिल जाएगा। अच्छा, फिर और क्या होगी, हेल्थ के लिए उनकी आयुष्मान भारत की फैसिलिटी है, एक टाइप से हेल्थ इंश्योरेंस गरीबों को मिल जाता है। और क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, यहाँ पे ईयर ध्यान रखना है इसका, फ्रॉम 2014 ये स्टार्ट हुई है। और गरीबों का यहाँ बैंक अकाउंट खुला है जीरो बैलेंस पे। थोड़ा इससे बैंक अकाउंट नहीं तो पहले होता था कि भाई इतने 1000 रुपये हों तभी बैंक अकाउंट खुलेगा, पर जन धन योजना से 0 रुपये में भी वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और गवर्नमेंट इससे ये बेनिफिट हो गया कि जितने भी बेनिफिट्स गरीबों को देती है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं ताकि बीच में कोई फ्रॉड ना कर सके। पहले क्या होता था, बेनिफिट सरकार आगे स्टेट गवर्नमेंट को देती थी, वो छोटे ऑफिसर्स को देती थी, फिर गरीबों तक बेनिफिट पहुंचता था जिसमें से आधे से ज़्यादा पैसा बीच के लोग खा जाते थे। तो अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट उनके जनधन अकाउंट में पैसा सब्सिडी ट्रांसफ़र होंगी। और इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस गरीबों के लिए फ्री है और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी फ्री है। तो ये चीज़ें थी जिससे सरकार 3 डायमेंशनल अप्रोच यानी कोशिश कर रही थी गरीबों की गरीबी कम हो और उन्हें बेसिक चीज़ें मिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न जिसकी वजह से हमारे ये पावर्टी एलिवेशन हटाने के प्रोग्राम ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए, या वाई 3 डायमेंशनल अटैक ऑन पावर्टी कुड नॉट सक्सीड। देखो कर तो रही है सरकार पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। कारण फिर वही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, क्योंकि ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हुआ, गरीबों के पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं और बाकी कुछ एसेट्स हैं नहीं जिससे कि वो कमा सकें, तो इसीलिए गरीब गरीब ही रह पा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे, अब पर उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही, एसेट्स ही नहीं है उनके पास कमाने के लिए। सेकंड, लैक ऑफ रिसोर्सेस, यानी सरकार ने जो फंड्स एलोकेट करे हैं, पीछे जितनी भी ये 3 डायमेंशनल पॉलिसी सिस्टम हमने पढ़ा, उसके फंड्स बहुत कम है। अब सरकार के पास खुद ही फंड्स कम है तो वो फिर अपने प्रोग्राम्स के में भी कम ही पैसा लगाती है, तो रिजल्ट भी कम ही आता है। इनएफिशिएंट यूज़ या वेस्टेज भी हो रही है कि क्योंकि हमारे जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं इनमें कोई मोटिवेशन ऐसी नहीं है कि हमें बहुत अच्छे से देश की गरीबी हटाना है, ना इनको अच्छी कोई ट्रेनिंग मिली हुई है, तो ये पैसों को वेस्टेज बहुत हो जाती है हमारे देश में, क्योंकि जो स्टाफ है वो इतना समझदार नहीं है हमारा जो ढंग से इन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वेस्टेज बहुत हो गई। फोर्थ, करप्शन, ये तो सबको पता ही है, हमारे देश में हर लेवल पे कुछ ना कुछ पैसा खा लिया जाता है जो ऊपर से एलोकेट होता है, और ध्यान सिर्फ अमीरों का रखा जाता है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑफ एलाइट्स, या अमीर जो हैं, अमीर किसान, अमीर पब्लिक, बिजनेसमैन, उनके ध्यान रखने की स्कीमें बन जाती हैं और बनाई तो गरीब के नाम पे जाती हैं, पर बेनिफिट अमीरों को होता है और गरीब रह जाते हैं। ये हो गया मिस एलोकेशन, गलत इस्तेमाल रिसोर्सेज का करप्शन की वजह से, सब आपस में मिलजुल के खा पी जाते हैं उनकी लिए जो फंड्स एलोकेट होते हैं। अगला, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन, यानी ऊपर से सेंट्रल सरकार ने तो अच्छी पॉलिसियां बना दी पर छोटे लेवल की इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, तो जब तक हर लेवल की इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक ये स्कीमें कामयाब नहीं होगी। फिर अगला, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग के तरीके, ये सब हमारे देश के लोगों के पास, गरीबों के पास, किसानों के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी का पूरा होना, अच्छी मार्केटिंग करना, ये सब नहीं है। इससे छोटी फर्म्स हो गए, छोटे लोग हो गए, गांव के लोग हो गए, वो ढंग से काम नहीं कर पाते, नौकरियां पूरी जनरेट नहीं हो पाती, ढंग से इनकम की कमाई नहीं हो पाती, तो हमारी पॉलिसियां भी ढंग की जो ये हमने बनाई थी वो रिजल्ट नहीं दे पाती। अगला, गिव सम सजेशंस टू इरेडिकेट पावर्टी, कैसे इसको हटाएं। तो देखो, पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर, यानी गरीब को भी
उसको पार्टिसिपेट हम करवा पाए। पॉलिसियां तो बना लेते हैं पर वो वहां तक उसमें उसकी पार्टिसिपेशन हो नहीं पाती, तो गरीबी हट भी नहीं पाती। तो ये लाइन पहली लिखी है, पुअर को भी हमें अपने साथ कैसे ना कैसे करके इन्वॉल्व करना है और जोड़ना है, तभी गरीबी हट पाएगी। सोशल मोबिलाइजेशन, यानी सोसाइटी में हमें थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए, पुअर लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उनके लिए अच्छी स्कीमें बने ताकि वो भी सोसाइटी की जो ये हमारे प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और उनको नौकरियां मिलें। उनकी जब तक नौकरियां नहीं मिलेंगी उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी और गरीबी से वो बाहर नहीं आएंगे। तो इसमें मेन वर्ड यही लिखना है कि हमें उनको एनकरेज करना है, उनको कुछ अच्छी पावर या कुछ अच्छी स्कीम्स मिलनी चाहिए गरीबों के लिए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो खास हमारे देश के गरीब एरियाज हैं वहाँ पे अच्छी स्कूल्स, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, ये सब सर्विसेज मिले ताकि वहाँ के लोग भी कुछ काम कर सकें। अब देखो, स्कूल ना हो तो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर उसको नौकरी मिलने का चांस बहुत कम हो जाएगा। रोड ना हो अच्छी तो वहाँ बिजनेस करेंगे, माल इधर से उधर लेके जाना होगा, रोड नहीं होगी, टूटेगा माल कच्ची रोडों पे इधर उधर ले जाने में, तो ढंग से बिजनेस नहीं होगा। बिजली नहीं आ रही तो फिर फैक्ट्री और प्लांट में जनरेटर से काम करेंगे, महंगा पड़ेगा तो ढंग से काम नहीं होगा। तो जब तक ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तब तक देश में नौकरियां और बिजनेस ढंग से काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी सरकार को थोड़ा पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने पड़ेंगे। अगला, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो हमने पिछले पेज पे टॉपिक देखा था कि हमारे स्टाफ ही मोटिवेशन उनके अंदर कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, बैंक ऑफिसर्स हो गए या गवर्नमेंट के स्टाफ हो गए, तो इनको थोड़ा हमें ट्रेन करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा और लोकल लेवल की इंस्टीट्यूशंस को भी हमें पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी गरीबी हट पाएगी देश से। अगला एक नोट है, नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, 1 मार्कर को छोटा सा इसमें से बनाया जा सकता है। तो जब हम पुअर की मेजरमेंट करते हैं, कितने परसेंटेज हैं टोटल पॉपुलेशन के बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसे बोलते हैं हेड काउंट रेशो, अभी नीचे हम देखेंगे। और ये जो डेटा है ये बनाती है हमारी प्लानिंग कमीशन और इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ये पहले भी पढ़ा होगा, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये डेटा इकट्ठा करती है। हमारी जो इसके ऊपर ऑफिशियल डाटा है जो पॉवर्टी से रिलेटेड, ये देती है हमें प्लानिंग कमीशन इस सर्वे के अकॉर्डिंग। अगला थोड़ा सा मेन ईयर्स का हम देख लेते हैं। 73-74 में 32 करोड़ या 320 मिलियन पीपल गरीबी से नीचे थे और अभी 2011-12 का जो लास्ट है उसमें 27 करोड़ 270 मिलियन। पहले 55% लोग गरीबी की लाइन के नीचे थे और 2011-12 में 22% है, तो चलो थोड़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है। अच्छा, अब वो रहते कहाँ हैं गरीब लोग वो देखते हैं। तो 80% गरीब लोग 73-74 के गांव के एरियाज में थे, रूरल, और ये सिचुएशन आज भी सेम है, यानी आज भी 3/4 पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारी गांव में ही रहती है, गरीब जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे। तो ये हमारा पॉवर्टी चैप्टर है, छोटा सा ही था तो ये हमने एक ही उसमें ख़त्म कर दिया। अब आगे देखते हैं इनपुट आउटपुट वाली बात, जो हर क्लास के एंड में मैंने कहा था मैं थोड़ा बताऊंगा। इस डायग्राम में देखो आइडिया लग जाएगा कि ये बंदा, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो बादलों को फूंक मार के साइड करना चाहता है और इस बंदे को पता है कि भी बारिश आ रही है तो बादलों को तो हम हिला नहीं सकते, पर अपने को बचाने के लिए अम्ब्रेला का यूज़ जरूर कर सकते हैं। तो कहानी का, इसका डायग्राम का मतलब क्या है कि जिस चीज़ को तुम चेंज नहीं कर सकते उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। बादलों को हम फूंक मार के हटा नहीं सकते, बारिश तो आएगी, पर हम अगर अपने आप को बदल लें, छाते का इंतजाम कर लें या कहीं किसी छत के नीचे खड़े हो जाएं, कहीं बचाएं अपने आप को, वो हो सकता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि ट्राई टू चेंज अदर्स, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, बादलों के ऊपर या कई और सर्कमस्टांसेस हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उन्हें हम बदलने की कोशिश करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। और खुद को हम बदल सकते हैं क्योंकि अपने ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो जिसके ऊपर कंट्रोल है उसको कंट्रोल करना चाहिए, आउटसाइड फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
तो अपने आप को बेवजह की फ्रस्ट्रेशन में मत लाओ, इसको बदलना उसको बदलना, जो आउटसाइड की चीज़ें हैं, हर चीज़ को हम नहीं बदल सकते। सरकार ऐसी, हमारे यहाँ के पुलिस का सिस्टम ऐसा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इससे कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप को थोड़ा सोच को अपनी बदल सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से मैं कैसे एडजस्ट करूं वो समझ सकता हूं मैं, तभी एक चैन की ज़िंदगी हो सकती है। तो ये हर बार जैसे कहता हूं समरी वही आ जाती है कि क्योंकि जब तक दिमाग हमारा ठीक नहीं रहेगा, हमारा दिमाग खुश और शांत नहीं रहेगा, तब तक ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलती है कि कैसे हम अपने दिमाग को थोड़ा शांत और खुश रख सकें। तो ये पॉइंट्स हैं अपना, जैसे पहले भी एक बार बोला था कि जो भी पॉइंट लगे अच्छा वो अपनी एक डायरी में लिस्ट बना के लिख भी सकते हो। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे का अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।